हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि हमारी शादी धोखाधड़ी से कराई गई है। अब वो धोखा किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि शादी के पहले आपको बोला कुछ, बाद में आपको पता चला कुछ और या शादी से पहले कुछ आपको बताया नहीं, शादी के बाद आपको पता चला जो लड़की है वो सीरियसली बीमार है या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकती है, या फिर आपको एजुकेशन उसकी कुछ और बताई थी, बाद में आपको पता चला कुछ और, या पहले आपसे जॉब छुपा ली थी, बाद में आपको पता चला वो जॉब करती है और इस वजह से वो आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसी तमाम प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं जो आपको शादी के बाद पता चलती हैं और फिर आपको लगता है कि आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जानने में एक परिवार है, उनकी लड़की को प्रॉब्लम थी। मैं उस लड़की को बचपन से जानता हूँ, 20 साल हो गए और आज के समय पे करंट टाइम पे लड़की की एज लगभग 38 ईयर्स है और पेरेंट्स ने शादी नहीं करी। तो जब हम पेरेंट्स से बात करते हो कहते हैं क्या फ़ायदा शादी करके, उसको प्रॉब्लम है, बाहर से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट दिखती है, मेंटली बिल्कुल फिट है, लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इनकी शादी कर देंगे तो ये भी परेशान रहेंगी, जिनसे शादी करेंगे वो भी परेशान रहेंगे। तो माँ बाप को ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है कि बीमारी छुपा के शादी कर देते हैं। भाई आज ना कल बीमारी सामने आएगी, लड़की का भी जीवन खराब होगा और दूसरे परिवार का जीवन भी खराब होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचते, बस पल्ला झाड़ने की सोचते हैं। लड़कियां बोझ नजर आती हैं, उनको लगता है बस किसी भी तरह से इसकी शादी कर लो, वो हल है। लेकिन दोस्तों, वो हल नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को खुद समझते हैं और शादी नहीं करते। लड़की कोई बोझ तो है नहीं, वो वहां रहेगी। क्या आप नहीं उसको जीवन भर बिठा के खिला सकते? क्या दिक्कत है? अगर लड़के को आप जीवन भर पाल सकते हैं तो लड़की को भी पाल सकते हैं। तो ये चीज़, ये मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं इस वीडियो के कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई और शादी हो गई। अब दोस्तों, पहले हम एक कानून को जान लेते हैं, कानून समझ लेते हैं कि इसके लिए कानून क्या है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 12 में इसके अंदर एक ग्राउंड दिया गया है मैरिज को वॉइडेबल घोषित कराने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। यानी आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप सेक्शन 12 में एक केस फाइल कर सकते हैं और उसके अंतर्गत जो ग्राउंड होता है फ्रॉड का, उस फ्रॉड के आधार पर, फ्रॉड के ग्राउंड पे आप एक केस फाइल कर सकते हैं कि मैरिज जो है इसको वॉइडेबल घोषित कर दिया जाए। अब जो इसकी टाइम लिमिट है वो क्या है? मैरिज के 1 साल के अंदर अंदर आपको ये केस फाइल करना होता है, या फिर जिस दिन आपको उस फ्रॉड का पता चला उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। उस पता चलने की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर आप इस केस को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार होता है शादी के 2 साल के बाद कोई चीज पकड़ में आती है, जैसे कि एक केस मेरे पास ही था। उसमें मैरिज हो गई और मैरिज के 1.5 साल के बाद लड़के को पता चला कि वो लड़की पहले से मैरिड है। तो उस बेसिस पे, फ्रॉड के बेसिस पे हमने केस फाइल किया था, जो कि हमारे फेवर में भी आ चुका है, जजमेंट हो चुका है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो आप डाइवोर्स वगैरह में ना जाके उस फ्रॉड के बेसिस पे मैरिज को चैलेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि लड़की ने अगर कोई मेंटेनेंस का केस डाला है आपके ऊपर तो मेंटेनेंस केस भी खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी लीगली वेडेड वाइफ ही नहीं रहेगी। और जिस केस का मैंने आपको उदाहरण दिया उस केस में भी यही हुआ था। लड़की ने 125 सीआरपीसी फाइल किया हुआ था। चूंकि मैरिज वॉइडेबल घोषित हो गई, एक ही कोर्ट में दोनों केस चल रहे थे, कोर्ट ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी उसको मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं माना। अगर आप डाइवोर्स में जाते हैं तो वहां पर उसका मेंटेनेंस 100% ग्रांट होगा, लेकिन अगर मैरिज को वॉइडेबल करा देते हैं तो मेंटेनेंस भी खारिज हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। दोस्तों, पहले भी बहुत सारे लोगों ने बात करी जिन्होंने कहा साहब मेरी शादी जो है फ्रॉड से हुई है, ऐसा हुआ था, हमें ऐसा बताया गया था, लेकिन बाद में हमें ऐसा पता चला, तो मैं सेक्शन 12 का केस फाइल करना चाहता हूं। अब हमने कहा ठीक है, जो चीज आप कह रहे हैं इसका कोई प्रूफ हमें दे दीजिए कि शादी से पहले उन्होंने आपको ऐसा बताया था। तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, वो तो वर्बल है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप फ्रॉड के बेस पे मैरिज को खारिज कराना चाह रहे हो देन आपके पास कुछ कंक्रीट प्रूफ होना चाहिए उस चीज का। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी के बाद आपको पता चलता है कि लड़की को कोई बीमारी है, आप इसके बेस पे जाना चाहते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिससे ये क्लियर हो कि शादी से पहले उन्होंने उस बीमारी को छुपाया था और बाद में आपको उस फ्रॉड का पता चला। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है केवल तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। बहुत से केस आते हैं जहाँ पे लड़की साइको होती है या शिजोफ्रेनिया की उसको दिक्कत होती है और ये सारी चीज़ें पहले छुपा ली जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से नहीं दिखाई देती हैं, बाद में धीरे धीरे पता चलता है जब आदमी साथ में रहता है। अब लेकिन आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने पहले से इस बात को नहीं बताया था और इस तारीख पे हमें इस चीज का पता चला है, इस फ्रॉड का पता चला है और उसके 1 साल के अंदर अंदर हम भी केस दर्ज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपको पता चला, आप कहते हैं आज हमें पता चला, तो कोर्ट कहेगा ये कोई ग्राउंड थोड़ी, शादी खर्च होने का, इलाज कराओ। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से मेडिकल ग्राउंड के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको पहले गलत बताई गई लेकिन बाद में आपको पता चली।
तो बाद में आपको पता चली वो तो क्लियर है, उसका एविडेंस भी आपके पास होगा, लेकिन पहले वो आपसे छुपाई गई थी उसका एविडेंस भी होना जरूरी है, तभी वो फ्रॉड कहलाएगा, अदरवाइज वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा फिर। तो ये बात आप समझिए, क्योंकि अगर आप इस फैक्टर को नहीं समझे तो दोस्तों आप सेक्शन 12 का केस फाइल तो कर दोगे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आज मैंने आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने चाहिए वो भी बताए, और आपके पास क्या कानून है इसके लिए वो भी बताया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी जिनके साथ ऐसी सिचुएशन होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।